बड़ा खुलासा। एक्यू खान, साल 2000 में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक्यू खान को मारने का प्लान बनाया था। मोसाद के मिशन के लिए तैयार टीम का नाम था किडोन। किडोन किसी दक्षिण एशियाई देश में यात्रा के दौरान एक्यू खान की हत्या करने वाला था। इजराइल को शक था कि खान ईरान को एटम बम बनाने के लिए मदद कर रहे हैं। मोसाद के पूर्व चीफ शब्ताई शावित के इंटरव्यू से खुलासा, अमेरिकी हस्तक्षेप से मोसाद ने मिशन को बीच में रोक दिया। अब ठीक है, एक्यू खान आप जानते हैं सबसे शातिराना वैज्ञानिक, वो जिसने पाकिस्तान को परमाणु संपन्न बनाने के लिए जिसने सबसे पहले सोचा, जिसने उस दिशा में काम करना शुरू किया। आप जानते हैं कि इन्हीं के बालों की कतरन को देखकर यह पता किया गया था कि कहूटा में कहां पर यह काम चल रहा है, और भारत ने वक्त रहते पता कर लिया था। लेकिन अच्छी बात हुई कि मोसाद ने नहीं मारा, खुद पाकिस्तान वालों ने एक्यू खान को ठिकाने लगा दिया था। एब्सोल्युटली, उनको नजर बंद करके रखा था पाकिस्तान वालों ने। और ये देखिए, ये भारत से गए थे 52 में, पूरी फैमिली लेके गए, और क्या किया वहां जा करके, ये नीदरलैंड गए, वहां से चोरी करके ले आए पूरी की पूरी, वहां से मैप ले आए कि कैसे इनरिचमेंट करना है, और पूरी चोरी से उस जो पकड़े गए 2000 के बाद प्रोलिफरेशन के ऊपर में इन्होंने किसको बेचा? ईरान को बेचा, ये नॉर्थ कोरिया को दिया, और इन्होंने बेचा लीबिया को भी बनाना चाहते हैं परमाणु संपन्न। उसके कारण इनको नजरबंद किया गया था प्रोलिफरेशन के ऊपर में, और फिर इनको छोड़ा गया। देखिए, पूरी की पूरी एक वदर उनके पास परमाणु है कि नहीं, उसके एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मगर जो एक्यू खान है, जो कि भारत से भागे थे 52 में, और जा करके पाकिस्तान के ऊपर में ये कहते हैं, उसके वहां तो बोलते हैं ना फादर ऑफ परमाणु। ये तो फादर, इनके नाम पर लैब का नाम रखा गया, इनको वहां के सबसे बड़े हीरो में शुमार किया गया। फिर उसी पाकिस्तान ने इनको जेल में डाला, और जेल में ही रहते रहते ये एक्यू खान मर गए। यहाँ भोपाल से ताल्लुक रखता था इनका परिवार किसी जमाने में, फिर वहां पर चले गए थे। लेकिन पांडे सर, ये अच्छा हुआ मोसाद ने अपने हाथ गंदे नहीं किए। इससे दो चीजें सामने आ गई। एक तो पाकिस्तान में जिनको किसी समय में हीरो तस्वुर किया जाता है, उनके साथ किसी और दूसरे समय में क्या किया जाता है, ये दुनिया ने देख लिया। और दूसरा ये भी देख लिया कि एक्यू खान की कोई निष्ठा पाकिस्तान के साथ नहीं थी। जहां से माल आ रहा था वहां वो टेक्नोलॉजी बेचने के लिए तैयार थे। आपने आखिरी बात कही बिल्कुल शब्दशः वो सही है, क्योंकि देखिए, मोसाद को जरूरत क्या है मारने की? इस खान साहब को, खान साहब को मारने का मुख्य उद्देश्य था कि उन्होंने जिस प्रकार से लीबिया को, सर ने भी उसके जिक्र किया कि लीबिया को, ईरान को इन्होंने वहां पर न्यूक्लियर्स बनाने में मदद करने का जो सुझाव दिया और जो नो हाउ शेयर किया, दैट वाज पेनफुल, और उसके लिए चाहता था मोसाद कि इनको समाप्त करें। एक चीज जोड़ो प्लीज। देखिए, वो आज इजराइल इसको मानता है कि कहीं ना कहीं बड़ी गलती हो गई। उन्होंने उस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट के कहने पे नहीं किया था, उसने इंश्योर किया था, उस समय ये परवेज मुशर्रफ साहब वहां चीफ होते थे, कि इसके बाद कोई गलती नहीं होगा। यदि इनको मार देते तो शायद ईरान के पास आज परमाणु के लिए जो अमेरिका को ना ऑपरेशन चलाना पड़ता है, मिडनाइट हैमर नहीं करना पड़ता। तो अच्छा, एक्यू खान आप जानते हैं, जैसा सर बता रहे थे, ये यूरोप में रहते थे, यूरोप की एक कंट्री में, असल में न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट को लेकर। हाँ सर, नीदरलैंड्स को, और वहां पर इनको काम ये मिला था, ये थोड़ा सा उसको ट्रांसलेट भी करते थे, तर्जुमानी भी करते थे, उसको कॉपी करने का काम वहां में। उनको ये नहीं मालूम था ये कॉपी करके उस कॉपी के साथ पहुंच जाएंगे पाकिस्तान, वहां पर बम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और सिर्फ वहां नहीं, जितने रोग स्टेट तस्वुर किए जाते हैं अमेरिका की तरफ से, उन तमाम जगहों पर ये टेक्नोलॉजी दी जानी शुरू हो जाएगी। वो नॉर्थ कोरिया हो, या इधर लीबिया की बात की जा रही है, या ईरान हो। बहरहाल, अब पछताए होत क्या, तब जो करना था वो कर लेते। लेकिन ये रहस्योद्घाटन ये तो बताता है कि पाकिस्तान को लेकर इजराइल हमेशा से ये सोचता रहा कि ये जो जगह है, यहां पर कुछ चीजों को काबू किया जाना बड़ा आवश्यक है। और पाकिस्तान पर FATF के ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा अगली खबर में देखिए। पाकिस्तान वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने जताई आशंका, कहा बगैर किसी जांच रेगुलेशन के वित्तीय लेन देन हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान के अंदर आतंकियों को फंड देने के लिए भारी पैमाने पर बगैर किसी रेगुलेशन के फंड का ट्रांसफर किया जा रहा है, और इसकी वजह से FATF की उस पर कड़ी नजर है। अब मुझको लगता है पाकिस्तान में दो तरह के लोग जानबूझकर रखे गए हैं। एक तो वो जो आतंकियों को मदद करते रहे फंड देने के नाम पर, और दूसरे वो जो बीच बीच में सीटी बजाकर ये संदेश देने की कोशिश करेंगे, नहीं हम देखिए यहाँ पर हर गड़बड़ में निगाह रखे हुए हैं। FATF का नाम जरूर लिया जा रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान में सारे लोगों को पता है कि आतंकियों तक पैसा पहुंचेगा। उनको भी पता है जिन्होंने FATF के जरिए ये मदद किसी जमाने में पेश की है। और सर, मुझको ये लगता है ये केवल दिखाने के लिए ये कर दिया गया कि नहीं हम बड़े जागरूक हैं, आतंकियों तक पैसे नहीं पहुंचने। ना तो FATF की कोई फर्क पड़ रहा है, ना अमेरिका को कोई फर्क पड़ रहा है, ना आतंकियों की फंडिंग में कहीं रुकावट आने वाली है, ऐसा लगता है। देखिए दिनेश, जो जकात ये कर रहे हैं वो डिजिटल, और वो फेक ID बनाते हैं, और एग्जैक्टली 15 दिन के बदल देते हैं, पूरे पैसे को कन्वर्ट करते हैं। और ये पूरा जो मरकज चला रहे हैं, 2 मरकज जो पैसे बना रहे हैं, वो मरकज सुबहान अल्लाह, मरकज तौबा,
दोनों लश्कर के हैं और मरकज़े सुभान अल्लाह, मरकज़े तोयबा। जो एक तो लश्कर का है, एक लश्कर तोयबा का है, तो दोनों के पास पैसे बन रहे हैं। उसके अलावा क्रिप्टो, जो क्रिप्टो घुसा है वो कहते हैं कि ड्रग के मनी पूरे के पूरे क्रिप्टो के साथ आएगा, और इवन दे आर गेटिंग इन द क्रिप्टो। जो क्रिप्टो है ना, अब आपका नाम तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब का भी आ रहा है क्रिप्टो में, तो वो मेन चीज है कि कैसे ड्रग का मनी क्रिप्टो के अंदर जाए और कैसे इनका। तो फिर अगर क्रिप्टो में ट्रम्प साहब शुमार हैं, क्रिप्टो में पैसा लग रहा है, ड्रग मनी को पूरा परिवर्तित किया जा रहा है क्रिप्टो के जरिए, FATF या कोई भी इस तरह की इंटरनेशनल संस्था, आप जानते हैं अमेरिका का कितना उस पर इन्फ्लुएंस रहता है, ऐसे में पाकिस्तान को क्यों चिंता करना चाहिए? ठीक है यार, पैसा देते जाओ आतंकवादियों को। देखिए चर्चा में क्यों आए ये विषय, इसलिए है कि मीटिंग इनकी चल रही है FATF की, आज आखिरी दिन है, और ये मुद्दा था कि क्या पाकिस्तान को हम ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाल दें। और 3 देशों ने इस समय FATF का जो बॉस है, चेयरमैन है, वो चाइना है। तो चाइना का हमेशा साथ रहा है, वो कहता है कि चट्टान से भी मजबूत और हिमालय से भी ऊंची हमारी दोस्ती है। तो उनका साथ मिला, जो वीटो किया गया, और 27 पैरामीटर्स हैं जिसमें से कि 13 ही ये कामयाब हो पाया पाकिस्तान उसको फॉलो करने में, वो वीटो ग्रिल लिस्ट से बाहर नहीं निकल पाया। वो चाहता है ग्रिल लिस्ट से बाहर निकलना। तो पाकिस्तान के साथ टर्की, जिसके कि उसके सामरिक संबंध हैं, मलेशिया जिसके उसके व्यापारी संबंध हैं, इन तीनों ने वीटो किया और पाकिस्तान के साथ कहा कि नहीं, इनको ब्लैक लिस्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रहे कि FATF जो है वो सर्वसम्मति के आधार पर आगे बढ़ता है। अभी इनकी मीटिंग, अभी देखिए हटे नहीं है काले बादल, फरवरी में इनकी मीटिंग, पहली मीटिंग दोबारा है, और उसमें डिसाइड किया जाएगा कि क्या ये जो उनको टाइम दिया जा रहा है कि भाई आप इस जो बाकी 14 फैक्टर्स पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो करो, उनको आप एक्शन लीजिए उस पर, तब हम डिसाइड करेंगे कि आपका भविष्य क्या हो। तो अभी ये काले बादल गए नहीं हैं, और निश्चित रूप से एक अपने आप में शर्मनाक बात है। ट्रंप क्या ये देख रहे हैं इस चीज को? वो जो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो बहुत आतंकवाद के खिलाफ है। सवाल ये है, देखिए चाइना पाल रहा है, चाइना अपना वीटो लगा देता है, उनके यहाँ पर आतंकवादियों के लिए इस तरह से फंडिंग होती रहती है। ट्रंप इस समय बने हुए हैं पाकिस्तान के बड़े हिमायती, वो भी इस तरीके से बचाते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आतंकवादियों को अगर आज आप पाल रहे हैं तो आज नहीं तो कल ये आग आप तक पहुंचेगी। 9/11 आप झेल चुके हैं ना, उसके बावजूद अगर आप ये कर रहे हैं तो ठीक है, आने वाले दिन आपको मुबारक हो। अगली खबर देखिए, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम IADWS को देखकर चीन परेशान। ग्लोबल टाइम्स ने कहा, असली युद्ध में ताकत का पता चलेगा। भारत ने कल ही किया था इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का परीक्षण। स्वदेशी तकनीक से तैयार है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, दुश्मन के फाइटर जेट और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम, हाई पावर लेजर हथियार, और पलक झपकते ही दुश्मन पर करता है प्रहार। ये जरा इसके बारे में और अच्छे से और विस्तार से समझते हैं, और कैसे हमको और ज्यादा मजबूत बनाएगा ये। आपने देखा है कि एयर डिफेंस के मामले में भारत ने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के समय अपनी सुपीरियरिटी दुनिया के सामने रखी है। अब इसके आने के बाद क्या फर्क पड़ेगा, डी के पांडे सर? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्लोबल टाइम्स अगर रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब बात में कुछ दम है। क्या दम है? जो कोई देश नहीं कर पाया, किसी ने भी अपने एयर डिफेंस वेपन सिस्टम में लेजर का प्रयोग नहीं किया था। भारत ने, क्योंकि इजराइल भी जो है अभी वो ट्रायल में चल रहा है, हालांकि कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है। छोटे आयरन डोम के बाद जो लास्ट लेयर है, 7 लेयर में है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये जो कर दिखाया भारत ने बिना किसी बाहरी मदद के, ये पूरा हतप्रभ हो गया है पूरा विश्व की ये कैसे संभव हुआ। और ये IDS कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री ने घोषणा की 2035 तक इसको करना है। 2 साल में जो फर्स्ट टर्म है इसका, 2 साल में जो करना है इनको, जो कुशा प्रोजेक्ट है उसको लागू करना है। और एक हमारा जो सिस्टम बन रहा है S-400 के आधार पर, वो हमारा S-500 है, इनको एक्टिवेट करना है। उसके बाद सेकंड फेज और थर्ड फेज में हम जाएंगे AI और मेजर टेक्नोलॉजी के सहारे हम किस प्रकार से अपने मारक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और भी जो ट्रायल्स हुए हैं इसमें एक साथ 3 टारगेट जो डिस्ट्रॉय किए गए हैं। 2 हाइपरसोनिक UAVs थे, हाइपरसोनिक मतलब क्लोज टू हाइपरसोनिक, और तीसरा था इनका क्वाडकॉप्टर। तो ये देखिए क्यों इनका जिक्र किया जा रहा है। आप ये जो कह रहे हैं सर कि एक तो ये मजबूती है भारत की, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया को बताया है कि वो किस तरह से कैपेबल है। और अगर चाइना ग्लोबल टाइम से कह रहा है कि देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण लीप है, तो आपको ये समझना चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण कदम भारत की सुरक्षा के हिसाब से ये है। जनरल सिन्हा, देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, 15 तारीख को अनाउंस करते हैं सुदर्शन चक्र, मिशन सुदर्शन चक्र। भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ये बात कही थी। 8 दिन के अंदर में इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम जो आप करते हैं, एयर डिफेंस इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम, और लेजर ठोक देते हैं, तो ये 8 दिन में तो हुआ नहीं होगा। तो आप सोचिए, पैर के जले तो जमीन गिर
की। और बात ये है कि लेंथ एंड ब्रेथ पूरा इंक्लूडिंग मैरिटाइम डोमेन के अंदर में 140 करोड़ जनता के लिए ये बन रहा है। और ये आपका 10 साल का समय दिया गया है। एक भी VA VP इंक्लूडिंग हमारे कोई हेरिटेज साइट्स है, हमारे इंपॉर्टेंट जगह है, पूरे इंस्टॉलेशन इसको बचाने का इंक्लूडिंग जो लिविंग एरियाज हैं। तो ये इतना और इसमें 7 लेयर की ये बात कर रहे थे, शायद ये तो 3 लेयर से शुरू हुआ है, इसमें 3 लेयर ऑलरेडी आ चुका है। आपने बताया एक तो लेजर, इसके अंदर में एक है जो कि उसको ये कह रहे हैं ये मिसाइल सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है। उसके बाद शॉर्ट रेंज जो एब्सोल्युटली क्विक रिस्पांस एंड शॉर्ट रेंज वाला जो आ रहा है, तो 3 लेयर तो टेस्टिंग हो चुका है और इसका इंटीग्रेशन भी होने वाला है। इसके बाद ये जाएगा हमारे तीनों सेनाओं के पास जाएगा और इसकी बहुत बारीकी से ग्राउंड टेस्ट होगा। अभी तो केवल हमारे फ्लाइट मोड का ये हुआ है एक टेस्ट, हमने एक दिखाया है पूरा, और विश्व आश्चर्यचकित। 8 दिन के भीतर अगर इतने स्पीड से भारत ये काम कर रहा है, इसका मतलब ये तैयारी पहले से चल रही थी। इसलिए भारत जिसको कहते हैं इज हिटिंग द ग्राउंड रनिंग, मतलब आप पहले से तैयारी कर रहे हैं और आप जैसे ही आए आपने 8 दिन के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया है। भारत के महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस, भारत की महत्वपूर्ण बस्तियां, जहां जहां पर जनसंख्या घनत्व है, उन तमाम जगहों को सुरक्षा देने का काम ये चक्र करने वाला है। और इस समय जिसकी बात भारत के प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं, स्पीड और स्केल बड़ा कीजिए और तेजी के साथ कीजिए। भारत की डिफेंस जो सर्विसेज हैं वो ये दिखा रही हैं कि हम इसके कैपेबल हैं। और इजराइल भारत की दोस्ती से एशिया में